नमस्कार, मैं धनंजय कुमार द नागरिक में आपका स्वागत है। हमारे साथ हैं डॉक्टर राजाराम त्रिपाठी, राष्ट्रीय संयोजक हैं किसान संघ के IFA बस्तर से। और राजाराम भाई कानून के जानकार हैं। राजाराम भाई पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। राजाराम भाई ने कई विषयों पर PhD हासिल की है। तो राजाराम भाई बेहद जागरूक, पढ़े लिखे, शिक्षित, सही को सही, गलत को गलत कहने की विद्या उनके पास है। तो आज उनके साथ हम बैठे हैं और बात कर रहे हैं। सबसे पहले, अभी तो चुनाव का समय है, आज सेकंड फेज की वोटिंग चल रही है। छत्तीसगढ़ में भी वोटिंग चल रही है, 3 सीट पर भूपेश बघेल वहां से चुनाव लड़ रहे हैं, राजनांदगांव से। तो वो भी हम जानेंगे, लेकिन हम सबसे पहले बात कर रहे हैं ईवीएम वीवीपैट को लेकर के जो फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट का। वो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो याचिकाएं थी कि वीवीपैट का ईवीएम से 100% मिलान किया जाए, उसको खारिज कर दिया है और कहा कि इस तरह से जो अगर सिस्टम में दखल देंगे तो बेवजह शक पैदा होगा। इसलिए वीवीपैट और ईवीएम का जो जैसे मिलान होता था 5% वैसे ही होगा, कुछ उसमें फेरबदल नहीं होगा। इलेक्शन का ये भी कहा है सुप्रीम कोर्ट ने कि जो इलेक्शन कमीशन बैलेट पेपर से चुनाव कराने की बात की जा रही है वो भी नहीं की जाएगी। बैलेट पेपर से चुनाव नहीं होगा, चुनाव ईवीएम मशीन से ही होगी और जैसे हो रही थी वैसे ही होगी। आपको पता है कि जस्टिस संजीव खन्ना और दिवांकर भट्टा जस्टिस दीपांकर भट्टा, दो जजों की बेंच जो है इस पर फैसला देने वाली थी, सुनवाई हुई थी और फैसला सुरक्षित रखा गया था। और उसके बाद आज एक मत से मतलब दोनों जज संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता, दोनों का मानना ये रहा, दोनों ने कहा कि ये जो है हमने तमाम प्रोटोकॉल और तकनीकी पहलुओं को विस्तार से जान लिया। उन्होंने कई सारी जानकारियां मांगी थी ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से, वो भी जानकारी ली। और जो याचिकाकर्ता के वकील थे उन लोगों ने भी बात कही अपनी कि क्या क्या है। और उसमें जो कहा गया था कि वीवीपैट ईवीएम उसके जो 100% मिलान हो पर्चियों की, वो सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने दो डायरेक्शंस दिए। पहला तो ये दिया है कि सिंबल लोडिंग प्रक्रिया के पूरा होने तक सिंबल लोडिंग यूनिट को सील कर दिया जाए। मतलब जो सिंगल लोडिंग प्रक्रिया जो है उसको जब पूरा हो जाए तो उसको सील कर दिया जाए। सील की गई सिंबल लोडिंग यूनिट को 45 दिन के लिए स्टोर किया जाए। दूसरा कहा कि रिजल्ट की घोषणा के बाद अगर दूसरे या तीसरे नंबर पर आए किसी कैंडिडेट को ऐसा लगता है कि उसकी फिर से जांच होनी चाहिए तो 7 दिन के भीतर शिकायत करें और ईवीएम के भीतर माइक्रो कंट्रोलर की जो मेमोरी है उसकी जांच की जाएगी और जांच इंजीनियर्स करेंगे। इस शिकायत के बाद वेरिफिकेशन की प्रोसेस का खर्च, मतलब इस पे जो खर्च आएगा, आपने किसी समझिए कैंडिडेट ने शिकायत की, कंप्लेंट की, तो उस पे जो खर्च आएगा उसको जांच करने का, वो खर्च कैंडिडेट द्वारा बियर किया जाएगा। कितना आएगा वो अभी पता नहीं, वो तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बताएगा। अगर जांच में पता चलता है कि ईवीएम से छेड़छाड़ की गई है तो जो खर्च कैंडिडेट ने किया है उसे रिफंड कर दिया जाएगा, ये कहा है। तो ये बड़ा सिंपल है। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, चुनाव आयोग से कहा है कि इलेक्ट्रॉनिक मशीन से पेपर स्लिप की गिनती के सुझाव का परीक्षण कीजिए। देखिए कि क्या चुनाव निशान के अलावा हर पार्टी के लिए बारकोड भी हो सकता है। ये चुनाव आयोग को भी कहा है उसने। उसके बाद उसने कहा है कि बिना सोचे समझे सिस्टम पर सवाल उठाना बेवजह शक को बढ़ाता है। तो आपको पता है कि इस पे काफी दिनों से सुनवाई चल रही थी और आज जो है 24 तारीख को जो आखिरी सुनवाई हुई थी 40 मिनट की, उस पर फैसला सुरक्षित कर लिया था और ये फैसला आ गया। पिछली सुनवाई में ये भी इलेक्शन कमीशन ने पूछा था कि क्या वोटर्स को वीवीपैट की पर्ची दी जा सकती है। तो जो चुनाव आयोग ने कहा था कि ये नहीं दिया जा सकता है क्योंकि इससे इसके दुरुपयोग की आशंका है, ऐसा कहा था। हालांकि प्रशांत भूषण जो याचिकाकर्ता के एक वकील है, उन्होंने कहा था कि ईवीएम में छेड़छाड़ हो सकती है, मतदाता को पर्ची कटती और बॉक्स में गिरती दिखनी चाहिए। वीवीपैट पर्चियों की गिनती बहुत ज्यादा नहीं होती है और यह मतदाताओं के विश्वास का सवाल। तो ये सारी बातें हुई और फाइनली ये हुआ। और ये हुआ है कि जो 5 ईवीएम के वोटों का ही वीवीपैट पर्चियों से मिलान होता है और आगे भी होगा, इतना ही है। तो इस तरह से जो ये मामला चल रहा था
कि क्या डिसीजन लेगा, और अगर ये फैसला आता है तो चुनाव बदल जाएगा वगैरह वगैरह। कई लोग हालांकि संदेह जता रहे थे कि कुछ होने वाला नहीं है, वही होगा जो पहले से तय है। लेकिन याचिकाकर्ता के एक याचिकाकर्ता के जो क्लोज हैं, जो उनके साथ हैं, उनसे मेरी बात हो रही थी। उन्होंने कहा कि हम जो है ऊपरी जो आगे की बेंच है, 2 बेंच से आगे संविधान बेंच में जाएंगे और इसको हम आगे के लिए ले जाएं। मतलब अभी केस बंद नहीं हुआ अभी, और इस पर लोग बात करेंगे। डॉक्टर राजाराम भाई, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि ये जो पूरा ईवीएम, और आप भी लगातार संदेह करते रहे कि ईवीएम में से जो चुनाव होता है वो गड़बड़ होता है, और अगर ईवीएम से चुनाव होता रहा तो फिर किसके कब्जे में जाएगा इलेक्शन या जीत, ये बताना मुश्किल है। और ये बताना मुश्किल क्या है, मतलब जो सत्ता पक्ष में है वो अपने हिसाबों से चीजों को मैनेज कर लेता है, मैनेज कर लेगा। आप क्या कहेंगे अब? धनंजय भाई, हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट का जो भी निर्णय है वह तो सबको मान्य होता है, लेकिन जब भी कोई जजमेंट आता है न्यायिक प्रक्रिया में तो उसकी समीक्षा तो होती ही है। और जो निर्णय आया है उसे हमने भी पूरा देखा है। तो पहली चीज तो यह है कि ईवीएम को कोई क्लीन चिट दी गई है ऐसी बात नहीं, इसको समझे। जो मिलाड कहते हैं कि सिस्टम में दखल से शक पैदा होता है, तो ये इस बात से मैं इनकार करता हूं। शक तो पैदा हो चुका है मिलाड, शक तो पैदा हो चुका है। और अभी से नहीं, ये भाजपा जब विपक्ष में थी तो सबसे पहले उन्होंने ही इस पे उंगली उठाई थी, उन्होंने शक जताया था, और तब से चला आ रहा है लगातार। सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा एडीआर से लेके कितने ही एनजीओ और कितनी ही पार्टियां खटखटाती रही हैं। 20 पार्टियां मिलके इसे पिछले चुनाव में वो ईवीएम के खिलाफ गए थे। तो ये बात, ये कहना कि सिस्टम में दखल देने से शक पैदा होता है, ये बात हजम होने वाली बात नहीं है। शक पैदा हो गया है, करोड़ों मतदाताओं के मन में शंका है। और ये शंका बेवजह इसलिए नहीं है कि कितने ही उदाहरण हम देख रहे हैं कि जो कि कुछ तो सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तुत भी किए, केरल का मामला कि मॉक ड्रिल में ईवीएम में वोट भाजपा को जा रहे थे सीधे। तो ये खामियां उजागर हो चुकी हैं। रहा सवाल ईवीएम की, जो उन्होंने निर्देश दिए हैं कि सील कर दिया जाए, और मेमोरी की अगर उन प्रत्याशी को अगर डाउट हो तो दूसरे तीसरे नंबर के प्रत्याशी अपने खर्चे पे ईवीएम की मेमोरी की जांच करवा सकते हैं, वेरिफिकेशन करवा सकते हैं। ये निर्णय ठीक है। एक चीज जो समझ में नहीं आती है कि वीवीपैट पे जो पर्चियां गिरती हैं उनको गिनवाने में आखिर क्या दिक्कत है। बहुत ज्यादा समय लगेगा ऐसी बात भी नहीं है। और सवाल है कि अगर 5% मिलान को युक्ति युक्त मानते हैं आप, गौर करिएगा मेरे बिंदु पे, यदि 5% के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था युक्ति युक्त मानते हैं शंका को दूर करने के लिए, तो 95% की शंका क्यों बचा के रखते हैं? आप 100% शंका क्यों नहीं दूर करते? आपके हाथ में था ये। 5% को अब आपने युक्त माना और शंका दूर नहीं हो रही है जनता की, वोटर की, तो आप उसे 100% गिनवाने में आखिर दिक्कत क्या है? और यदि यही था तो 5% जगह में रेंडमली 5% वीवीपैट रखे रहते और लगा देते, फिर 5,000 करोड़ का खरीदा क्यों? वीवीपैट सारे क्यों खरीदा? लॉटरी निकाल लेते और उन मतदाता बूथों में लगा दिया जाता 5% पे, फिर 95% बेवजह की कफरत क्यों? ये जो बिंदु हैं ये महत्वपूर्ण है। और ये कि बार कोड से क्यों नहीं गिना जा सकता, ये भी कहा है माननीय न्यायालय ने, और ये भी सही है कि बार कोड के जरिए गिना जा सकता है। हालांकि उन्होंने कहा कि पर्ची चिपचिपी है और बहुत पतली है, बहुत छोटी पर्चियां हैं। मेरा मानना है इनका समाधान बड़े आसान से हो सकता है, ये कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है। और कहीं न कहीं ये जो इलेक्शन कमीशन के वकील थे वो केवल कतराते नजर आए कि किसी भी तरह से वीवीपैट की सारी पर्चियां न गिनी जाए, उसके दुनिया भर के उन्होंने कारण गिनाए। और यदि ये कहा गया कि उनको दे दिया जाएगा वोटर को तो दुरुपयोग हो जाएगा और उससे गोपनीयता भंग हो जाएगी, तो गोपनीयता तो बाहर निकल के भी भंग कर सकता है, बता ही सकता है मैंने किसको वोट दिया है।
अगर वोटर बताना चाहता है तो उसके ऊपर रहता है। वो तो आप वोटर पे छोड़िए ना, वोटर की विवेक पे छोड़िए। जब आप चयन अपने प्रत्याशी चयन को वोटर के विवेक पर छोड़ते हैं तो उसकी गोपनीयता और रखेगा या भंग करेगा वो उसके ऊपर छोड़ना था, पहली चीज। दूसरी चीज, जो एक उदाहरण आया कि भाई जर्मनी में ऐसा किया जाता था, लोगों ने कहा, तो माननीय न्यायालय का कहना था कि जो जर्मनी का उदाहरण हमारे यहाँ लागू नहीं होता है। तो भाई जब ईवीएम आप ले आए तो दूसरे देशों से उन उदाहरणों को आपने कार्यान्वित किया लेकर अपने देश में एग्जीक्यूट कर रहे हैं, तो उससे रिलेटेड जो मामले हैं टेक्निकल टेक्निकल इश्यूज में, वो एग्जाम्पल पे ध्यान क्यों नहीं दिया जाना चाहिए, विचार क्यों नहीं होना चाहिए कि किन कारणों से उन देशों ने छोड़ा इसे, किन कारणों से उन्होंने इसे छोड़कर बैलेट अपनाया। इन कारणों का तो जब आप इसका चयन करते समय कि आप बैलेट के बजाय इसमें जाएंगे तो आप ज्यादा निष्पक्ष चुनाव होगा, उन कारणों को गौर करके आप ईवीएम को ले आए। आज उसके फेलवर के कारण है, तो आप सिलेक्शन के टाइम आपने उस आधार को माना और लिया, और आज उसे अगर उसे नलीफाइड या डिसलेक्ट किया जाना है या हटाना है, तो उस पे उस आधार को आप बिल्कुल खारिज करते हैं। मेरा मानना है यह भी पूरी तरह से हमें संतुष्ट नहीं करता है। तो मैं प्रमुख रूप से धनंजय भाई ये समझ में आता है कि चुनाव आयोग चूंकि चुनाव प्रक्रिया चालू हो गई है, इस बीच में कोई मेजर चेंज नहीं चाहता था। उसे लगता था कि इस सुचारू प्रक्रिया में सुप्रीम कोर्ट का दखल अगर चुनाव में होता है तो शायद ये जो प्रक्रिया है गड़बड़ाएगी। तो उन्होंने स्थिति को जस का तस चलने देने को ही उचित समझा, तो और वो उनका विवेक हो सकता है, लेकिन संपूर्ण न्याय इनका जो अगर जजमेंट को पढ़िए तो आगे के रास्ते सारे बंद नहीं नजर आते। ये निश्चित रूप से तय है कि आगे चल के ईवीएम पे वीवीपैट पे अगर उसके कागज को ठीक किया जाए और वीवीपैट सारे गिनने के पक्ष में तर्क दिया जाए कि अगर आप 5% को सही मानते हैं, आपने 5% के लिए दिया, तो 95% में अगर शंका है तो उस शंका को बरकरार क्यों रखा जा रहा है, क्यों नहीं जी गिना जा सकता, ये जी एक तर्क हो राजा सकता है। जी राजा बिल्कुल। तो अब तो जो होगा, अब आगे बेंच में जाएंगे और उसके बाद जो बात आएगी हम बात करेंगे उस पर। लेकिन एक और नई खबर ये है कि जो एक कि मुकदमा चल रहा था दिल्ली हाई कोर्ट में व्हाट्सएप को लेकर के सरकार के साथ, कि सरकार ने कानून बनाया, आईटी कानून जो 2021 में, उसके अनुसार ये था कि आपके ये बताना होगा कि जो अपलोड किया जा रहा है, जो प्रतिबंधित सामग्री है, उसको अगर कोई अपलोड कर रहा है, किसी को भेज रहा है, तो आप हमको इन्फॉर्म करते रहेंगे कहाँ से क्या हो रहा है, ये बतलाएंगे। लेकिन इस पर व्हाट्सएप ने कहा है आज, सुप्रीम या हाई कोर्ट में यहाँ तक कह दिया व्हाट्सएप ने कि अगर आप मुझे मजबूर करेंगे तो हम देश छोड़ करके चले जाएंगे, क्योंकि हमारा कमिटमेंट जो है, एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के बीच जो बातचीत हो रही है उसको हम किसी भी लेवल पे लीक नहीं करेंगे, किसी को देंगे नहीं, क्योंकि वो मुझे भी नहीं पता, दोनों ये दो आदमियों के बीच की बातचीत का संबंध है जिसका, और उसमें कोई तीसरा व्यक्ति नहीं जान सकता, वो दो व्यक्ति ही जान सकता है जिसके बीच संवादों का या मैसेजेस का आदान प्रदान हो सकता है। तो ये सुप्रीम कोर्ट, ये हाई कोर्ट में ये बाकायदा व्हाट्सएप ने कहा है। हालांकि दूसरी तरफ ये भी है कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा है कि अब जो केस की जानकारी है वो व्हाट्सएप पे भी दिया जाएगा। तो एक तरफ सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है व्हाट्सएप को इस लेवल पे लेके आ रहे हैं कि व्हाट्सएप पे भी वो मैसेज दिया जाएगा, आपके केस की जानकारी दी जाएगी। दूसरी तरफ व्हाट्सएप ग्रुप कह रहा है कि जो है हम देश छोड़ करके चले जाएंगे अगर आप मजबूर करेंगे तो ये आईटी कानून जो बनाया गया है और ये जो सेंध मारने की कोशिश है, या कहिए कि जो प्रतिबंधित जो हवाला दिया है आईटी कानून ने कि प्रतिबंधित सामग्रियों को लोड करने से और शेयर करने से हम रोकना चाहते हैं ताकि इस तरह से ना हो, आप इसको क्या कहते हैं, किस तौर पे देख रहे हैं इसको, व्हाट्सएप वाले केस को? धनंजय भाई, व्हाट्सएप पे जो केस हुआ है, गवर्नमेंट की जो मंशा है, वो लगता है गवर्नमेंट की मंशा से निश्चित रूप से निजता का जो कानून है वो भंग होता है। और कोई भी प्लेटफॉर्म हो सोशल मीडिया का, उसकी पहली अपने जवाबदेही अपने कस्टमर के प्रति होती है, और वह भी दावा करती है कि उसकी निजता के हथियार का वो हमेशा रक्षा करेगी। हालांकि ऐसा होता नहीं। गूगल्स में फोटो लीक के बारे में
जितने सारे ऐप्स हैं वो जिस तरह से जानकारियां बेचते हैं, मोबाइल नंबर बेच देते हैं कंपनियों को, ढेर सारी निजी जानकारियों को बेचा जाता है, तो ये होता है। व्हाट्सएप के मामले में मैं एक चीज जरूर कहना चाहूंगा कि व्हाट्सएप का जिस तरह से दुरुपयोग हुआ है, वैसा किसी अन्य सोशल मीडिया के दुरुपयोग का उदाहरण नहीं है। जितनी मतलब अधकचरी जानकारियों को देख के लोगों को भड़काने का जो कार्य है मीडिया के ग्रुप के जरिए, वो व्हाट्सएप से ज्यादा और कहीं नहीं हुआ। अब इसमें सभी कौन सा पक्ष हावी होता है, जिसके पास ज्यादा लोग हैं और ज्यादा जो पैसे खर्चा कर रहा है, वो इस तरह के समाचारों को ज्यादा फैला रहा है। तो यह दूसरे तरीके से किया जा सकता था, जिसका कोई मैंने देखा कि कोई फायदा नहीं निकला। हालांकि कि व्हाट्सएप ने एक फीचर रखा था कि जो जो सामग्री आपको लगता है कि ये आपत्तिजनक है, उसे आप रिपोर्ट करिए व्हाट्सएप को। तो हमने और हमारे कई साथियों ने रिपोर्ट किया। जो अनावश्यक मतलब उत्तेजक इस तरह के मटेरियल्स हैं जो लोगों को हिंसा की ओर उकसाएं या आपस में भेद पैदा करें, विशेषकर धार्मिक उन्माद फैलाने के लिए जो फॉरवर्डेड मैसेज बड़ी मात्रा में आते हैं, आज भी आते हैं, लगातार जारी है। तो ये जो राजनीतिक मैसेज है, जो इसका स्तर इतना घटिया हो गया है, नहीं तो लेकिन राजाराम भाई, इसको मेरा हमने सवाल रिपोर्ट ये किया है। धनंजय भाई, मैं जी वही कह रहा जी। हूँ। इसको हम लोगों ने लगातार रिपोर्ट किया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। उनके मैसेज हमेशा आते रहे। तो व्हाट्सएप के ने जब वो फीचर रखा कि आपत्तिजनक कंटेंट्स अगर कर रहा है आप रिपोर्ट करिए, उस पर कार्रवाई हो, तो मैंने जब अगर वो वेरिफिकेशन, मुझे नहीं लगता उनके पास कोई वेरिफिकेशन है या करते हैं इस तरह के मैसेज को, वरना वो बैन हो जाते। तो अंकुश तो कहीं ना कहीं होना चाहिए इन पर। नहीं, जैसे उसने जी उसमें एक अंकुश लगाया हुआ है कि 5 से ज़्यादा मैसेज एक बार में नहीं भेज सकते आप। अच्छा, मैसेज जी भेजने की बात तो व्यक्ति टू व्यक्ति भेजा जा रहा है। मैसेज ऐसा नहीं है कि कहीं पोस्टर लगा हुआ है, तो एक मैं आपको कोई मैसेज भेज रहा हूँ, आप उसको रिसीव कर रहे हैं, तो इसको आप रोक नहीं सकते। आप समझिए, आपने कहा कि अश्लील मैसेज या कहिए कि जो आपत्तिजनक कोई भी जानकारी है, गलत जानकारी है, तो आज तो हालत ये है कि प्रधानमंत्री, गृह मंत्री खुद ही इतना ज़्यादा उस तरह आपत्तिजनक बातें फैला रहे हैं। अभी देखिए, अमित शाह जी कह रहे हैं कि सरिया लागू करने की बात कर रही है कांग्रेस ने घोषणा पत्र में। कहाँ से सरिया आ गया है? नरेंद्र मोदी जी जिस तरह से कह रहे हैं कि आपकी संपत्ति बांट देगा, कांग्रेस पार्टी बांटने जा रही है और आपका मंगलसूत्र ले लेगी, तो इसमें व्हाट्सएप क्या करे? तो प्रधानमंत्री ऐसे ही टीवी पे बोल रहे हैं, बाकी रैलियों में बोल रहे हैं, तो इसको कैसे रोकिएगा? इसको रोकने का तरीका क्या है? धनंजय भाई, देखिए, एक गलती से दूसरी गलती सही नहीं हो जाती। व्हाट्सएप का भी बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। अगर रैली में 50,000 लोग सुन रहे हैं, तो जो कम्युनिटी बनने आजकल कम्युनिटी ग्रुप्स बने हुए हैं और ब्रॉडकास्ट बना रहे हैं, एक एक पे 500-500 लोगों जुड़ते हैं, और एक एक बंदे ने जो इनके जो ये काम कर रहे हैं पेशेवर तरीके से, ऐसे 200-200 ग्रुप्स बनाए हुए हैं, और एक सुबह उठ के 1 घंटे के अंदर 50,000 से 1 लाख लोगों तक ये भड़काऊ चीजों को भेज रहे हैं। जो कम पढ़ा लिखा व्यक्ति है उन पर बिल्कुल यकीन कर लेता है कि अब भारत जो है पूरी तरह से नहीं, राजाराम मुसलमानों की भाई, मैं इसमें थोड़ा असहमत हूँ आपसे और ये कहना चाहता हूँ, जो जो मैं उसकी नीति का जहाँ समर्थक हूँ उसकी बात कर रहा हूँ, कि मेरे आपके बीच क्या हो रहा है, ये हमारे आपके बीच की बात है। अगर कोई सामग्री गलत है, तो उसके लिए वो जो मैसेज आपने कहा 200 ग्रुप लोगों ने बनाए हुए हैं, 400 ग्रुप बनाए हैं, वो मैसेज फैल रहा है, तो ये भी था कि इसका सोर्स कोड क्या है। अभी जो उसने एक और उसमें चेंज किया इसने, कि फॉरवर्डेड मैसेज आता है, क्रिएटेड और फॉरवर्डेड मैसेज में अंतर किया है इसने, व्हाट्सएप ग्रुप ने, कि क्रिएट किया है किसने और फॉरवर्ड किया किसने। तो अगर वो सोर्स अगर आपको पकड़ना है, तो आपके पास कानून है कि कोई गलत अफवाह फैला रहा है, कोई और चीज कर रहा है, कोई गलत चीजें भेज रहा है, तो आप जो है उस पर कार्रवाई कीजिए। सरकार कार्रवाई करने के लिए फ्री है। किसी के खिलाफ केस किया जा सकता है कि हमारे पास देखिए ये मैसेज आया है, इस मैसेज की जांच की जाए। सरकार को ऐसी कमेटी बनानी चाहिए कि ये मैसेज का सोर्स कोड कहाँ है, कहाँ से आया, वो पता किया जा सकता है। लेकिन ये कहना कि आप जो है जानकारियां कहाँ क्या क्या हो रही है वो मुझे बताते जाइए, जैसे बैंक के पास ये है कि बैंक ये इतना पैसा से ज्यादा किसी ने जमा धनंजय भाई, किया है, मेरी 10 लाख आवाज आ से रही है ऊपर आप जमा तक? किया है, तो किसी और के पास चला जाए, वो वाला तो धनंजय सरकार भाई, निगरानी कर रही है, मतलब ना। हेलो, जी, मेरी आवाज आ रही है आप तक? बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही है।
पहली बात तो मैं आपके असहमति का सम्मान करता हूं, लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि ये जो फॉरवर्डेड मैसेज को केवल 5 तक का ही सीमित किया है, इससे कोई फायदा नहीं हुआ इस कदम का। क्योंकि फॉरवर्डेड मैसेज को आप कॉपी कर लीजिए, उसके बाद जब आप भेजना चाहे तो आप अनंत लोगों को जो उसके नियम के तहत भेज सकते हैं, पहली बात। दूसरी चीज में मैं ये कह रहा हूं कि जब व्हाट्सएप ने ये फीचर डाला कि आपत्तिजनक सामग्री को आप रिपोर्ट करें, तो उस रिपोर्ट पर कोई कार्यवाही भी होनी चाहिए, जो कि नहीं होती है। मैं ये कह रहा हूँ, मैं सरकार इसमें नाक घुसेड़े मैं इसकी कोई वकालत नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इस प्लेटफॉर्म के दुरुपयोग को रोकने के लिए प्लेटफॉर्म के निर्माता को भी पहल करनी पड़ेगी। क्या आप, ये बात बड़ी महत्वपूर्ण है। और इसका सबसे ज्यादा दुरुपयोग लोगों में नफरत फैलाने में किया गया है पिछले 5 सालों में। और मतलब ऐसा दुरुपयोग और किसी प्लेटफॉर्म का मैं नहीं देखता हूँ। आए आए दिन जिस तरह से मैसेज आ रहे हैं, कितनों को आप ब्लॉक करिएगा बताइए ना, कितनों को करिएगा आप ब्लॉक, कहाँ कहाँ ब्लॉक करिएगा। कम्युनिटीज में तो ब्लॉक करने में भी कोई फर्क नहीं पड़ता। कम्युनिटी के अगर आप मेंबर हैं, किसी मीडिया ग्रुप के मेंबर हैं, तो या तो आप वो ग्रुप छोड़ के चले जाइए या इन मैसेज को झेलिए। जी ठीक है राजाराम भाई, थैंक यू, आप आए और आपने बात की, बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर दर्शक साथी और हम दूसरे प्रोग्राम के साथ मिलेंगे आगे। बहुत बहुत धन्यवाद राजाराम भाई, धन्यवाद आपका। धन्यवाद धनंजय जी।